आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे रूट कैनाल केस की जो कि एक ट्रैप हो सकता है, यानी कि आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये देखें, एक केस है जिसके अंदर आपको तो लग रहा होगा भाई कोई मुश्किल ही नहीं है, केरीज ऊपर पड़ी है, निकालेंगे एक चैम्बर के अंदर से और हम कैनाल के अंदर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर गौर से अगर आप देखें तो ना सिर्फ चैम्बर के अंदर कैल्सिफिकेशन है और पल्प स्टोन पड़ा हुआ है, बल्कि कैनाल से बहुत ज़्यादा कैल्सीफाइड है। तो भाई ये बहुत ही मुश्किल केस है और ऊपर से है भी 7। तो ये आसान केस नहीं है, क्योंकि इस केस में परफोरेशन हो सकती है और कैनाल्स आप मिस कर सकते हैं और आपके लिए एक वबाल जान बन सकता है। तो ये इस केस को करने से पहले आप सोच लें। इसी एक ऐसे ही केस के अंदर आप देखिए ये परफोरेशन हो चुकी है और ये एक डेंटिस्ट जो थे वो केस को करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने क्या किया इस केस को मैनेज कैसे, कि पहले तो कैनाल्स को आइडेंटिफाई किया जो कैल्सिफाइड थी बहुत ज़्यादा, फिर कैनाल्स के अंदर जीपी डाल के उन परफोरेशंस को हमने सील किया एमटीए से, ताकि अब हम क्या करेंगे कि ये एमटीए से सील करने के बाद, और अब देखें कि ये परफोरेशन सिर्फ ना सिर्फ डिस्टल साइड पे थी बल्कि मीजल साइड पे थी, 2 साइड में परफोरेशन थी। अब जीपी डाल के हमने इस केस को बंद कर दिया है, 1 हफ्ते तक बंद रहने देंगे, बल्कि 1 दिन तक। और जब एमटीए सेट हो जाएगा तो फिर कैनाल्स में से जीपी निकाल के क्लीनिंग एंड शेपिंग करेंगे और हाइपो से इरीगेट करेंगे। अपने केस पर वापस आते हैं और अपने इस केस में से हम पहले सबसे ज़्यादा केरीज़ रिमूव करने पे तवज्जो देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से केरीज़ रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि अच्छी विजिबिलिटी नहीं होगी उस कैल्सिफिकेशन की, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, आप जल्दबाजी करेंगे कि कैनाल्स को ढूंढने के चक्कर में तो एरर्स होंगे और परफोरेट कर देंगे इस केस को मल्टीपल टाइम्स। आप जितनी टाइम्स आप चाहें आप इसके रेडियोग्राफ लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इशू ये है कि सबसे पहले तो बहुत संभलते हुए और समझ के साथ आपने केरीज़ रिमूव करनी है, जो कि केरीज़ इस केस में ठीक ठाक है। और ये देखें, ये चैम्बर के अंदर कितनी ज़्यादा कैल्सिफिकेशंस मौजूद हैं। कैनाल्स के अंदर डायरेक्ट एक्सेस तो है ही नहीं है अभी इसके अंदर। तो आप इत्मीनान से, और मैंने भी इस केस में कोई 10-15 मिनट और हो सकता है 20 मिनट लगाए हों सिर्फ केरीज़ रिमूव करने में और ये ऊपर से कैल्सिफिकेशन रिमूव करने में। अब ये स्लो स्पीड बर के साथ मैं सिर्फ चैम्बर के अंदर मौजूद जो कैल्सिफिकेशन है मैं वो रिमूव कर रहा हूँ। जो सीमिंगली ईजी केस लग रहा था कि इधर हमने हल्की सी केरीज रिमूव की और कैनाल्स के अंदर पहुँच के और आधे घंटे में या 40 मिनट में केस ख़त्म हो गया, वो 1.5 घंटे में जाके ये केस ख़त्म हुआ था। तो ये जो वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना मुश्किल हो सकता है केस और क्या किस किस्म का वबाल जान केस बन सकता है इवन विद द माइक्रोस्कोप, जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, नज़र सब कुछ आ रहा है। और जहाँ नज़र ना आ रहा हो, जहाँ पे कोई मैग्नीफिकेशन भी यूज़ ना कर रहे हो, तो आपको कितनी मुश्किल हो सकती है। तो अब मैं ये स्लो स्पीड हैंड पीस के साथ, स्लो स्पीड बर के साथ केरीज रिमूव कर रहा हूँ और कैल्सिफिकेशन भी रिमूव करता जा रहा हूँ, ताकि अच्छी एक विजिबिलिटी आ जाए, जिसके बाद हम कैनाल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये जब हमारी तमाम की तमाम केरीज रिमूव हो जाएगी, उसके बाद फिर हम अटेम्प्ट करेंगे कैनाल्स की आइडेंटिफिकेशन। और साथ के साथ में अभी देखिएगा, मैं ये जितनी भी डेब्री बन रही है, ज़ाहिर है क्योंकि इतनी ज़्यादा केरीज रिमूव कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा हम कैल्सिफिकेशन को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इरीगेशन भी करते जाना है साथ साथ, ताकि डेब्री भी क्लियर अप होती जाए और जो है हमारी फील्ड क्लीन होती जाए। तो आपको इस काम को करने के लिए बड़े अच्छे राउंड बर्ड्स और बड़े ज़बरदस्त किस्म के राउंड बर्ड्स चाहिए होते हैं। आप देखें, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट होती नज़र आ रही है, पल्प चैम्बर नज़र आता जा रहा है। डर भी लगता है भाई कि पता नहीं हम जो है वो फर्केशन में ना पहुंच गए हों। तो कोई मसला नहीं, डरे बगैर आप लॉ ऑफ कलर चेंज को याद रखिएगा और जो लॉ ऑफ CEJ है उसको याद रखिएगा, जो कि एक JOE का आर्टिकल था 2010 का, गालिबन मुझे याद नहीं आ रहा, उस ईयर याद नहीं आ रहा। 7 लॉज थी जो चैम्बर को डीरूफ करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। उसमें से 2 मेन लॉज थी, जो एक लॉ ऑफ कलर चेंज और एक लॉ ऑफ CEJ। तो लॉ ऑफ CEJ को याद रखिएगा कि जो डेंटोडेंटल जंक्शन उससे नीचे नहीं जाना, तो फिर आप सेफ़ हैं। आप चैम्बर को जो है वो परफोरेट नहीं करेंगे और बिल्कुल दांत के लॉन्ग एक्सेस पे जाएंगे तो भी नहीं परफोरेट करेंगे। जो मैंने इससे पहले वाला केस दिखाया था उसमें डेंटिस्ट जो थे वो लॉन्ग एक्सेस पे नहीं रहे थे, वो लिंगुअली चले गए थे और उन्होंने परफोरेट कर दिया। तो अब ये ब्लीडिंग जो नज़र आ रही है, अगर आपको डर लगे यार पता नहीं कहाँ चला गया हूँ, प्लीज़ एक एक्सरे ले लें, आपका डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इरीगेट कर रहा हूँ ताकि मेरी विजन अच्छा हो जाए। और अच्छा, एक्सरे भी आप लें, कोशिश करें बाइट विंग ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसकी एंगुलेशन बेहतर होती है। अब आप केरीज रिमूव करें और केरीज अच्छी तरह से रिमूव करें ताकि आपका विजन अच्छा हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
तो एक अब केरीज़ रिमूव करते अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तकरीबन आपने इतनी केरीज़ रिमूव कर ली है कि मेरे ख़्याल से अब ये आपकी कैनाल्स की तक पहुँचने की रसाई और जो कैल्सिफिकेशन है उसका रिमूवल ईज़ी हो गया। अब देखें काफ़ी हद तक हमने चैम्बर को क्लीन कर लिया है, हमें काफ़ी जो है वो ईज़िली देखें ना कितना अच्छा विज़न हो गया है, पूरा चैम्बर नज़र आ रहा है, तमाम पल्प जो है हम उसको आराम से देख सकते हैं, कैल्सिफिकेशन काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है। और आपको ये 4 कैनाल्स थी इस केस में, जो लिंगुअल मीजियो बकल अलग थी, डिस्टल साइड पे जो थी डिस्टल बकल डिस्टल लिंगुअल जो थी वो जाके मिल रही थी। ये देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन कितनी कंजर्वेटिव ऑब्जर्वेशन है। तो ये था आज का वीलॉग जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इस किस्म के ट्रिकी केसेस को हैंडल कर सकते हैं कि पहले भाई एहतियात से इत्मीनान से केरीज रिमूव कर लें और केरीज रिमूव करने के बाद इत्मीनान से बाकी काम करें। तो उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। तो इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। आज के वीलॉग का बहुत शुक्रिया, सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।